हेलो फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक खान। मैं आपको अर्पित सर के साथ हम दोनों हमारी टीम डीएससी क्लासेस की टीम आपको पढ़ाएंगे फिज़िक्स। मैं पिछले बहुत सालों से मैडम के साथ जुड़ा हूं और बहुत ही लकी हैं वो लोग जो इस डायनेमिक टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपको कहा यंग फ्रेंड्स, तो ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि आप अपनी उम्र के एक बड़े ट्रांजिशन वाले पीरियड में हो और ये वो उम्र होती है कि जहाँ तक का बच्चा अब सोचना शुरू करता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, वो सपने देखना शुरू करता है। और अभी तक तो 10 तक तो कुछ भी नहीं था, 10 तक तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं होता। अब स्टैंडर्ड शुरू होता है, अब पूरा दिमाग का खेल शुरू होता है। तो अब आपको भी अपना मेंटल लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा, और क्योंकि अब आपको कुछ बनना है ज़िंदगी में, चैलेंजेस आपको फेस करने हैं। अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और लाइफ में कुछ बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक सही प्रॉपर डायरेक्शन का सोर्स ढूंढ लिया। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्रॉपर डायरेक्शन। बेटा ये फिल्मों वाली डायरेक्शन नहीं है, उसमें डायरेक्टर होता है, फिल्मों को डायरेक्ट करता है। सीरियल वगैरह की डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब दूसरा। अब आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्शन का मतलब कुछ और होने वाला है। तो हमें अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको जैसा कि बताया अभी कि मैं आपको आज जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है वेक्टर्स। तो भाई मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि आपको वेक्टर्स को फील कराऊं कि ये वेक्टर्स होते क्या है। अच्छा, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हुआ यहां चलूं कि देखो, ये वेक्टर्स हम शुरू तो कर रहे हैं लेकिन इसका अंत होने वाला नहीं है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, मैथ्स पढ़ते रहेंगे, ये वेक्टर आपके साथ लगे रहेंगे परछाई की तरह। ये वेक्टर्स आपको पीछे छूटने वाला नहीं। तो मैं भी इस वेक्टर को आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11th के इसके बाद के सारे चैप्टर्स में, एक दो को छोड़ के सारे चैप्टर्स में वेक्टर का यूज होगा। वेक्टर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, वेक्टर के ऊपर बेस्ड डेरिवेशंस होंगे। और क्लास 12 को तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, सिर्फ 2 चैप्टर क्लास 12 के हटा दीजिए आप, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियाई। इनमें वेक्टर का यूज नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर आपको बच्चों यूज होने वाला है वेक्टर्स। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बेटा मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को बड़े बड़े ट्रांजिशन फेज में है, आपको फील कराऊं कि बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए बेटा एक बात और बताते चलूं, देखो, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड डिवोशन, लेक्चरबाजी की बात नहीं है, फैक्ट। क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमें फील आएगी समझने की, हमारे परसेप्शंस क्लियर होंगे। परसेप्शन यानी हमारी समझ, उसको हम किस तरह समझ रहे हैं। तो अगर परसेप्शन होगा, फीलिंग आएगी, परसेप्शन होगा तो परफेक्शन आएगा। रिमेंबर, परसेप्शन आएगा तो परफेक्शन आएगा। तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? एक वेक्टर क्वांटिटीज, और एक और नाम सुना होगा आपने, स्केलर क्वांटिटीज। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनको स्केलर्स कहते हैं, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको वेक्टर्स भी कहते हैं। अब जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सुरेश, आकाश, अजमल, अकबर, अर्चना, संगीता, बहुत सारे बच्चे। इस गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं। जिस तरह इस पूरे गुलदस्ते के जितने भी फूल हैं ढेर सारे, उन सारे फूलों को एक गुलदस्ता कह देते हैं। जिस तरह एक क्लास के ढेर सारे इंडिविजुअल बच्चों को हम कह देते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह सारी वेक्टर क्वांटिटीज को हम मिला के कहते हैं वेक्टर्स, सारी स्केलर क्वांटिटीज को हम मिला के कहते हैं स्केलर्स। तो ये स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। भाई अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है यार? स्टेप बाय स्टेप बड़े धीरे धीरे चलेंगे, हर चीज समझ में आने वाली है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी पहले बात कर लें। तो फिजिकल क्वांटिटी
जो चीज मेजर की जा सकती है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपका मास, हर बच्चे का कुछ ना कुछ मास होता है, किसी का 40 kg होता है, किसी का 50 kg होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो ये मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर बच्चे की कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, उसकी डेंसिटी भी, हर मटेरियल की कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होती है। ठीक है, टाइम भी हम मेजर करते हैं। ये जितनी भी चीजें मेजर करने वाली होती हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे डिस्टेंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे मास, जैसे डेंसिटी, जो चीज, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स। फोर्स तो बहुत ही कॉमन है, हम फोर्स भी बहुत यूज करेंगे। मैं आपको फोर्स करूंगा कि फोर्स को समझो, तो फोर्स करना पड़ेगा आपको कभी कभी पढ़ाई के लिए। फोर्स इस तरह करूंगा कि इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप खुद ही ऑटोमेटिकली फोर्स्ड हो जाएंगे उसको समझने के लिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत धीरे धीरे आराम से चलेंगे, जब तक परसेप्शन नहीं आएगा परफेक्शन नहीं आएगा। तो पहली बात क्या बताया आपको मैंने, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एनी एंटिटी जो मेजर की जा सकती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को? ये होता है न्यूमेरिक वैल्यू एंड उसकी यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच, वो क्वांटिटी कितनी है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच, कितनी क्वांटिटी, कितनी ज्यादा या कितनी कम। ओके, एक एस्पेक्ट क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा होगा हाँ यार, ये स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ बेटा, मैं उसी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैं किसी बॉडी का मास मान लूं, किसी बॉडी का मास कितना हो सकता है? सपोज किसी बॉडी का मास है 6 kg, तो 6 हो गई उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, kg उसकी आइडेंटिटी हो गई कि ये मास है, मास की यूनिट। या किसी बॉडी की लेंथ में कह सकता हूं 10 मीटर, तो 10 हो गई उसका न्यूमेरिक वैल्यू और मीटर उसकी यूनिट की यूनिट हो गई लेंथ के मेजर करने की। दोनों बातों का होना जरूरी है। अगर मैं 10 हटा दूं तो मीटर तो मतलब नहीं हुआ, मीटर छुपा दूं तो 10, तो 10 क्या? 10 kg है, 10 वेलोसिटी है, 10 सेकंड है, 10 आवर्स है, क्या ये? तो ये मैग्नीट्यूड सबको मिलाकर, दोनों को मिलाकर हुआ मैग्नीट्यूड। अब स्केलर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैव द मैग्नीट्यूड ओनली। नहीं यार, यहां कुछ बात जमी नहीं। स्केलर क्वांटिटीज को मैं इस तरह बोलता हूं, समझाता हूं, समझना, फील आना चाहिए। वो क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन की उनको जरूरत है ही नहीं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अगर आप किसी से घड़ी में टाइम पूछो, भाई टाइम क्या हो गया, तो अगर आपसे ये जवाब दे कि भाई अभी 5:10 हुए हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, या पीछे की तरफ 5:10, सामने देखो तो 5:30, तो क्या टाइम डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं ना। तो टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक बोतल में कितना पानी है? 1 लीटर पानी। उत्तर की तरफ देखो 1 लीटर, दक्षिण की तरफ देखो 1 लीटर। 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा, चाहे भोपाल में रहो या दिल्ली में या फरीदाबाद में, पानी 1 लीटर मतलब 1 लीटर रहेगा। अगर बोतल आपकी फुल है, आपने यूज नहीं किया तो ठीक। तो पानी आप उल्टा बोतल सीधी कर दो, आड़ी कर दो, उसका पानी 1 लीटर है तो मतलब उसमें 1 लीटर रहेगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो कहलाती है स्केलर, जिसको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं। कौन सी क्वांटिटीज है ये? मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है। आई थिंक यू आर ऑल फैमिलियर इन फिजिकल क्वांटिटीज से। आप फैमिलियर हैं, मुझे मालूम है, पढ़ा हुआ है ना ये सब हमने अभी तक, क्लास 10 तक तो ये सारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप है ना, और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड सब है इनमें। करंट, करंट भी हालांकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर आऊंगा। यहां पर आपको मैं एक बात और बताता चलूं, क्या ये हमारा इमोशंस भी फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं? जैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो कितना आ रहा है? 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो? हास्यास्पद होगा।
ठीक, ये गुस्सा एक ही बात पर किसी को ज्यादा भी आ सकता है, किसी को कम भी आ सकता है। ये इमोशंस है, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे मैं बड़ा खुश हूं, या कोई मैंने कॉमेडी सीन देखा, मुझे हंसी आई, मुझे बड़ा खुशी हुई मुझे, या कोई अच्छा सीन देखा मैंने, एक नेचुरल ब्यूटी गार्डन, तो ये मुझे बड़ी खुशी आई, बड़ी खुशी महसूस हुई, परसेप्शन। अब एक ही चीज को देख के किसी को ज्यादा खुशी हो सकती है, किसी को कम। तो खुशी का भी कोई पैमाना नहीं होता, मेजरमेंट का, ना खुशी का, ना गम का, ना दर्द का, इनका कोई पैमाना नहीं होता। ये इमोशंस हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आते। फिजिकल क्वांटिटी वो जो मेजरेबल होती है। आइए वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, इसका एग्जांपल बता दो, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है और मोमेंटम है और एक्सेलरेशन और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन अभी आपको ज्यादा फील नहीं आ रही होगी, मुझे फील कराना है। अब आप वेक्टर क्वांटिटी को अभी तक कैसे डिफाइन करते हैं? द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी। तो क्या होती है फिर वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। बिना डायरेक्शन के आप वेक्टर क्वांटिटीज को नहीं समझ सकते। अब बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे लिए कि मैं कोई क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के कैसे नहीं समझी जा सकती, ये मैं आपके दिमाग में डालूं और आपको इसकी फील कराऊं। ये मेरा जिम्मा है, और ये मेरा जिम्मा है तो इसको मैं बखूबी उठाऊंगा और आपको भी फील आएगी कि हाँ यार वेक्टर क्वांटिटी तो ये होती है। चलो हम कुछ एग्जाम्पल से, अच्छा फिजिक्स मालूम है क्या होती है? फिजिक्स से स्टडी ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स यार फिजिक्स वगैरह की डेफिनेशन देने वाला नहीं हूं, बहुत शॉर्ट में हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके ऑब्जर्वेशंस और उसकी स्टडी को ही फिजिक्स कहा जाता है। तो अब मैं आपको फील कराने जा रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जरा मेरे साथ साथ रहना और फील करने की कोशिश करना। अगर वेक्टर समझना चाहते हो, वेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूं मैं कि 11 के सारे चैप्टर्स में 1-2 को छोड़ के और 12 के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर्स में वेक्टर क्वांटिटीज का यूज होना है, इतनी इंपॉर्टेंट है। चलो फील करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी कौन सी होती है जिनको बिना डायरेक्शन के समझा नहीं जा सकता। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। अब बच्चों आप लोग को मेरे साथ रहना, इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व हो जाइए सब लोग। मान लिया मैंने फर्स्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक मकान है और ये मकान का मैंने दरवाजा शो किया। ये मकान वगैरह पूरा मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये एक दरवाजे का एक हैंडल है। चलो और दरवाजे को थोड़ा 3 डायमेंशनल करने की कोशिश करूं मैं चाहता हूं कि इस दरवाजे को 3 डायमेंशनल कर दिया जाए। ये हो गया 3 तो नहीं, 2 डायमेंशनल तो कर ही सकता हूं। 3 डायमेंशन अब की अपन बात, ये उसका हैंडल है। 3 डायमेंशंस की बात अपन बाद में करेंगे। ये दरवाजा ओपन होता है इनवर्ड। कहा? ओपन्स इनवर्ड। अगर इसको कोई अंदर की तरफ पुश करेगा, धकेलेगा, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अब एक बेचारा, उसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं, एक सज्जन है बेचारे, तो वो यहां खड़े हैं। भाई ये मान लिया हमने, ये हमारे इस कहानी के एक कलाकार महोदय हैं, ठीक है। अब ये बेचारे लगे इस दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, खींचने के लिए, खींच रहा है बेचारा, जोर से इस दरवाजे को खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये बेचारा थक गया, आंसू आ गए यार, दरवाजा नहीं खुल रहा। ओ हो, अरे यार पसीना पसीना हो गया बालक, ये हमारी का किरदार, अरे यार ये तो बेचारा बहुत परेशान, दरवाजा नहीं खुल रहा। कैसे खुलेगा? दरवाजा बाहर नहीं खुलता, अंदर खुलता है। जब आप अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे, डायरेक्शन फोर्स की इनवर्ड रहेगी तो दरवाजा खुलेगा, डायरेक्शन फोर्स की बाहर रहेगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो दरवाजा खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है?
हाँ, फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है। चलो एक और एग्जाम्पल से हम इस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चलो भाई इस कहानी को और आगे बढ़ाएं। हमारे इस कहानी में, सफर में खुशियां भी होंगी, गम भी होंगे। कभी कभी कोई ऐसी चीज बच्चे को हो सकता है समझ में ना आती हो तो गम, अरे यार ये क्लास 11 से कितना डिफिकल्ट शुरू हो गया। लेकिन जब कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा तो वो उसका गम खुशी में बदल जाएगा। तो ये कहानी है, इसमें कभी खुशी कभी गम, लेकिन इसमें अंत में सब सुखद होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। जब आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो जैसे जैसे ये क्लासों का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा आपको मजा आने लगेगा, आप एंजॉय करने लगेंगे, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चे न्यूमेरिकल्स वगैरह से बड़े डरते हैं तो उनको मैं न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल बताऊंगा, वो रूल्स आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो कोई न्यूमेरिकल आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा और ये सफर भी आपका सुहाना हो जाएगा और इस कहानी का अंत हमारा बड़ा सुखद होगा। तो ये अपन सफर साथ साथ तय कर रहे हैं। ओके, अब एक दूसरी कहानी के ऊपर लेके आ रहा हूं भाई। ये आप समझना, आप दरवाजे को ओपन करोगे बाहर की तरफ तो वही दरवाजा वही, आपने दरवाजे को बाहर की तरफ पुल किया तो ये खुला नहीं। अब फोर्स लगाओगे तो बालक को समझ में आ गया, यार इसको अंदर की तरफ पुश करो भाई, फोर्स, आहा दरवाजा खुल गया, आहा हमारा किरदार कहानी का हंसने लगा, हाँ दरवाजा खुल गया। चलो एक दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। ओके, कहानी नंबर 2, और ये कहानी बड़ी दर्द भरी कहानी है भाई। इसको जरा फील करना, ठीक। ओहो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये कहानी। एक बड़ी टॉल बिल्डिंग है। अब मेरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, एक दर्द भरी कहानी शुरू हो गई। एक व्यक्ति है जो जीवन से निराश, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे निराश होते, निराश नहीं होना है भाई, जिंदगी बड़ी हसीन है, कठिनाइयां आती है ना, तो अरे यार इन कठिनाई, जिंदगी में कठिनाइयां तो रहती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं है? तो इन कठिनाइयों को पार करते हुए सक्सेसफुल होना और कामयाबी की तरफ रवा दवा होना, यही तो जिंदगी है और यही तो चैलेंज है लाइफ का। और इसी चैलेंज को तो हमें एक्सेप्ट भी करना है और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है जिंदगी के एक सफर में। सपने देखना मत छोड़ना बच्चों, परसेप्शन आएगा तो परफेक्शन आएगा। ओके, तो ये मेरी कहानी जरा दर्द भरी है लेकिन अंत इसका भी बड़ा सुखद होगा। चलो, एक सज्जन है, वो बिल्डिंग से कूदने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ जंपिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द टेरेस से कूदने वाला आदमी। ये व्यक्ति जो महोदय हैं ये है ए। यहां पर ग्राउंड पे कोई एक और व्यक्ति है और ये है बी, और एक और इसका किरदार है, ये है किरदार सी, और ये इनके ऊपर कुछ फोर्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा किरदार सी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। होता क्या है, ये पर्सन बेचारा ए, ये अल्टीमेटली गिर जाता है यार, ये गिर जाता है, ठीक, वो गिर जाता है नीचे। लेकिन लकीली ही वाज सेव्ड बाय सम अदर पर्सन्स ऑन द ग्राउंड। वो किसी को गिरता हुआ दिखाई देता है, कुछ जाली वगैरह लगा देते हैं, अल्टीमेटली वो बच जाता है। अब सब पता चलता है कि साहब कौन था छत पे, इन्वेस्टिगेशन होता, पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन होने लगता है तो पता चलता है कि एक और सज्जन थे सी के ऊपर, और कोई इमेज भी ले लेता है और इमेज बताता है कि अरे इसका एक और व्यक्ति था जो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था। वो आदमी अरेस्ट हो जाता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती और जज साहब बोलते हैं तुम थे ऊपर, ठीक। अब जो व्यक्ति गिरा उसको चोट तो लगी, अभी वो अपना स्टेटमेंट देने की स्टेट में नहीं है, जब वो थोड़ा रिकवर हो जाएगा तो स्टेटमेंट देगा। लेकिन इस बीच में पुलिस आ जाती है और उसको जज साहब के सामने पेश करती है और जज साहब बोलते हैं हाँ तुम थे और ये आदमी गिरा और तुम उसके एक पिक्चर में उसके ऊपर फोर्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब तुम ही ने इसको धक्का दिया, आउट अवे पुश किया तुमने, अवे डायरेक्शन में तुमने पुश किया, तुमने धक्का दिया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ। इतने में एक और व्यक्ति आता है, व्यक्ति भी, माय लॉर्ड जज साहब ये आदमी इनोसेंट है, हाँ मैंने देखा था इसको कि ये फोर्स तो लगा रहा है जज साहब, लेकिन ये फोर्स पुशिंग वाला नहीं है, बल्कि वो तो उसको अपनी तरफ अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहा था। कहानी में ट्विस्ट, अरे वो तो अपनी तरफ खींच रहा उसको, मतलब बचाने की कोशिश कर रहा था जज साहब,
ये आदमी जो सी है बड़ा अच्छा आदमी, तो मेरा देखा वो इससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो पकड़ के खींच रहा था, बचा रहा था, समझा रहा था उसको। अल्टीमेटली वो उसने अपनी कोशिश में नाकाम हुआ, वो बच गया। पर्सन ए, लकीली पर्सन ए की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह वो नीचे गिर के बच गया और बचा लिया गया। जज साहब बी का स्टेटमेंट सुनते हैं और पर्सन सी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो देखा एक डायरेक्शन ने इस पर्सन सी की जिंदगी बचा ली और अनर्थ का अर्थ हो जाता, अर्थ को अनर्थ होने से रोक लिया। किसने? ये डायरेक्शन का खेल आ गया यहां पर। चलो यार, थोड़ी थोड़ी फील आई होगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी फील आई होगी। एक और फील डायरेक्शन के बारे में देने की कोशिश करता हूं बच्चों, समझना। ये एकदम से मैं शुरू नहीं हो जाऊंगा कि ये वेक्टर्स है और ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है और ये एसोसिएटिव लॉ और ये कम्यूटेटिव लॉ और ये ट्राइंगल लॉ और ये पैरेललोग्राम लॉ। बेटा धीरे 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 फील करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे फील करते हुए चलोगे तो मजा भी आएगा। यू आर इन प्रॉपर हैंड्स, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में मिली हुई है, तो बच्चों फील करते हुए चलेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं यार मैं तुम लोग को। चलो यार, मैं तुम लोग को भी इस कहानी में शामिल कर लूं, मैं तुम लोग को भी इस कहानी का एक पात्र बना लेता हूं, इस कहानी में आप लोग को जोड़ते हैं। ओके, ये कहानी नंबर 3 शुरू हुई। भाई आप अपने स्कूल, ये आपका घर, होम स्वीट होम, आप चलते हैं, एक स्टॉपेज पे गाड़ी आती है ना, ये कोई स्टॉप है, किसी को लेना यहाँ से, कितना कवर किया डिस्टेंस, सपोज 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स ईस्ट। एक बस स्टॉपेज आया यहाँ से। अब ये इस स्टॉप को क्या मान लूं यार, मैं आपका स्कूल आ गया और आपका स्कूल ले आऊं। स्कूल तो अपन सब डेली जाते हैं, ये होम स्वीट होम, ये स्कूल। तो ये मैं मान लूं एक पार्क, पी इज अ पार्क, यहां पर किसी को लेना है, कोई पार्क के सामने कोई बस स्टॉप है, वहां से किसी को कलेक्ट करना है। अब यहां से बस टर्न लेती है और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो यार, 3 किलोमीटर का बस ने डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स ईस्ट। फिर बस ने नॉर्थ का, ये याद रखो हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। न्यूज इसी से बनता है चारों ओर, क्या हो रहा है हमारे, इसी से बनती है न्यूज। और यहां हमारे चारों ओर क्या होता है डेली, ये हम फील करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड चलते हैं तो एक पार्क आता है, पार्क पे एक बस आपकी रुकती है, फिर वहां से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स नॉर्थ, और भाई आपका स्कूल आ गया। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपने डिस्टेंस, बहुत आसान हो गया यार ये तो, आपने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। हाँ 7 किलोमीटर, कोई खास बात नहीं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि भाई आप कहां थे, यहां होम थे पहले, अब कहां पर हो, स्कूल है, तो आपकी लोकेशन क्या है, तो ये आपकी HS, ये आपकी लोकेशन है। कितनी आपकी लोकेशन, वो स्केल अपन यूज करते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब आप अपने स्कूल से 5 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है। अब ये जो आ गया वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपकी पोजीशन हुई। पहले कहां थे, घर थे, अभी कहां हो, यहां पर। घर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके स्कूल का कितना, वो आपकी लोकेशन, वो आपकी पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी लोकेशन। तो आपकी लोकेशन आपका घर से डिस्प्लेसमेंट बता रही है, पहले यहां थे अब यहां आ गए, तो कितना आ गया आपसे, ये सब नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर नहीं होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी अब बस में अगर 2 4 6 और स्टॉपेज पे सब बच्चों को कलेक्ट करती हुई बस अगर स्कूल आती तो डिस्टेंस तो और बढ़ जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलता कभी भी। डिस्प्लेसमेंट पहले कहां थे, घर में थे, अब कहां पर, स्कूल में। कितना डायरेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 किलोमीटर। अब आपने जिस स्केल से 3 किलोमीटर मेजर किया, उसी स्केल से आपने 4 किलोमीटर मेजर किया, उसी स्केल से आप ये मेजर करो सीधे घर से स्कूल की डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो अब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा, हाँ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर, यहां लिख दो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5
किलोमीटर। अब मैं तो थोड़ा छोड़ दिया। अब कोई आपसे पूछे भाई आपका स्कूल कितने दूरी पर है, पूछते ही है ना, अंकल मामा चाचा कभी आते हैं, बेटा कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते। बेटा घर से स्कूल कितना दूर है, इतना दूर है। अब आपको भाई मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाकर आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे? नेवर। मेरी बात बच्चों समझ में आई? भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपने स्कूल से एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करते हुए या पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर फॉलो करते हुए जाओगे तो ही आप स्कूल पहुंचने की उम्मीद लगा सकते हो। अगर मान लें शॉर्टेस्ट एक रूट अवेलेबल है आपके स्कूल से, डायरेक्ट आप अपनी गाड़ी से आते हो और आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप तो यही रूट फॉलो करोगे ना, यहां से घर से सीधे स्कूल 5 किलोमीटर एट एन एंगल थीटा। अगर ये एंगल मान लूं कि ये एंगल अगर 37 डिग्री है मान लें, तो आप क्या कहोगे? मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन से 37 डिग्री की तरफ आप चलोगे मेरे घर से, तो आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो क्या आपके स्कूल पहुंचने के लिए किसी भी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला जाए तो क्या आपके स्कूल पहुंचा जा सकता है? सीधी सी बात, नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रॉपर डायरेक्शन में जाओगे तभी स्कूल पहुंचोगे, अदरवाइज स्कूल नहीं पहुंच पाओगे। तो बच्चों, अब मैं समझता हूं कि आपने डेफिनेटली फील किया होगा, फील आई होगी, हाँ यार ये है डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें बिना डायरेक्शन के नहीं समझा जा सकता। अच्छा, ये अब आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ठीक है। अब इसको अपन फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करेंगे। चलो, ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो नाप लिया आपने। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन कितना आ गया? 5 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, विथ द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब इसको वेरीफाई करें यार किसी तरह मैथमेटिकली कि क्या ये रियली 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। चलो वेरीफाई करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और सब इसको जानते हैं अच्छी तरह से। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, और ये मान लिया आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है टुवर्ड्स ईस्ट, और ये आपका 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ABC मान लेता हूं इसको मैं। चलो अब क्या, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ क्या? परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम सब फैमिलियर है, इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, तो AC की वैल्यू क्या होगी बेटा? AC की वैल्यू होगी, AB मेरा कितना है? 3 स्क्वायर, BC कितना है? 4 स्क्वायर। तो पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25। तो AC मतलब 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना। देखो वेरीफाई हो गया। ये ज्योमेट्रिकली हमने वेरीफाई कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ये फिजिकल वेरिफिकेशन था और ज्योमेट्री से उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। तो डिस्टेंस कितना हुआ? इतना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना। तो अब फील आई होगी आपको कि हाँ यार डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस ये होती है। चलो और कुछ फील करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाएं और इसको और फील करें। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको और कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके बारे में बताता चलूं। अभी वेक्टर क्वांटिटीज को सजाते कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी अपन आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। उसके ऊपर भी आते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद। ओके, मैं आपको बता रहा था कि यार इसको थोड़ा फील करें। चलो फील करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता रहा था कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूं कि इसको सजा लो यार। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिस्टिंक्शन पता कैसे चलेगा भैया कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? चलो इसको भी फील करें। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लेडीज जो होती है वो मांग में सिंदूर भर के चलती हैं।
वो एक इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ मैरिड मामला है, यहाँ से दूर है ना। और तो ये इंडिकेशन है, या उनका आइडेंटिफिकेशन है। मंगलसूत्र पहनती हैं लेडीज और ये मांग में सिंदूर भर लिया तो ये आइडेंटिफाई हो गई कि हाँ ये मैरिड लेडीज है ना। ओके अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बताऊं। आपने देखा होगा कि कुछ सिविलियंस होते हैं और कुछ मिलिट्री पर्सन्स होते हैं। सब एक जैसे होते हैं क्या? आप बोलोगे कहाँ होते हैं सर? मिलिट्री वाले तो यूनिफॉर्म में रहते हैं, क्या डेकोरेटेड होते हैं, कितने सजीले लगते हैं मिलिट्री वाले, ठीक है ना। हाँ, तो उनकी सबकी एक यूनिफॉर्म होती है जो कि उनको डिस्टिंक्ट करती है दूसरे सिविलियन से, उनको अलग कर देती है, उनकी पहचान अलग हो जाती है। इसी तरह पुलिस वाले भी। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे एग्जांपल आप भी देने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश करो। हाँ, पुलिस वाले भी तो होते हैं। यस हाँ, पुलिस वाले भी होते हैं। आज होते हैं कि नहीं? ब्राउन कलर की खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या सर हमारी भी तो यूनिफॉर्म होती है? हाँ, आपकी भी तो यूनिफॉर्म होती है। जो एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिस्टिंक्ट हो जाता है, हाँ ये फलाने स्कूल के, ये ढमाके स्कूल के। और एक स्कूल में भी तो बैजेस लगे होते हैं, कोई येलो हाउस का, तो कोई ब्लू हाउस का, तो कोई ग्रीन हाउस का, तो कोई स्कूल कैप्टन का बैज लगाए घूम रहा होता है। तो कहने का मतलब ये था कि भाई हर चीज एक सिंबल से पहचानी जाती है। तो भाई इन वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे पहचाने? तो अब जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। उस एरो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। भले ही उसका फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन एक सिंबल बना दिया जाता है वी, वेक्टर वी इसको कहते हैं। इसके लिए ये वाला भी सिंबल यूज किया जाता है, एक बार लगा दी जाती है, बट मैं जनरली एरो ही प्रेफर करता हूं ताकि वेक्टर क्वांटिटी की आइडेंटिटी बनी रहे। आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात। अच्छा, अब वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट तो मैंने समझ लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी भी जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी। अच्छा, और क्या होती है? और होती है मोमेंटम। सुना होगा मोमेंटम। क्या होता है यार ये मोमेंटम? पी इसका सिंबल है। मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। मालूम है क्वांटिटी ऑफ मोशन का? बच्चों लिखो जरा कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूं किस किस बच्चे को मोमेंटम मालूम है। हमारा भी क्लास का मोमेंटम अभी बना हुआ है। डोंट लेट दिस मोमेंटम गेट ब्रोकन। मोमेंटम बना रहना चाहिए। सफर जारी है, सफर चल रहा है, भी फील करना है। ओके सर, जल्दी जल्दी। तो कुछ बच्चे मुझे बताएंगे मोमेंटम क्या होता तो है क्वांटिटी ऑफ मोशन। चलो मैं बताता हूं, आपने लिख दिया होगा, मुझे यकीन है, मैं चेक करूंगा आपका कमेंट बॉक्स। कमेंट। अच्छा बच्चों, कॉपी और किताब हाथ में है कि नहीं? अरे यार ये तो बताने भूल गया भाई कि कॉपी किताब हमेशा अपने साथ रखनी है, यूज करनी है। बड़ी कीमती अब तो हमारे हथियार है। हमारी कॉपी, हमारा पेन तो हमारे हथियार है भाई, इनको साथ रखना, नोट करते जाना। ओके चलो, मोमेंटम क्या होता है? सब बच्चे बोल रहे होंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो मैंने भी, आपने भी बोला मास एंड वेलोसिटी, मैंने भी लिखा मास एंड वेलोसिटी, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी होता क्यों है? चलो ये भी बताता चलो यार। ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। आप बोलोगे यार कैसे डिपेंड करता है मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर? चलो इसकी भी फील करा दो यार, जबकि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फील करा दो इसकी भी। सपोज बच्चों एक आपके पास यंग गाइज, इमेजिन एक आ रही है आपके पास फुटबॉल। अरे यार फुटबॉल तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। फुटबॉल आई, बच्चा आगे बढ़ा, किक किया और वो फुटबॉल को उड़ा दिया। फुटबॉल को किक करने में बड़ा मजा आता है, इतना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर गेम है फुटबॉल। आपकी तरफ आ रही है फुटबॉल, आप आए और आपने उसको उड़ाया और उड़ गई फुटबॉल। अब इमेजिन करो कि आपकी तरफ आ रही है एक कार, चली आ रही है आपकी तरफ। ओहो हो, उड़ा दो ना उसको भी। अरे सर वही उड़ा देगी अपने को तो। क्यों उड़ा देगी भाई? सर उसको तो बहुत हेवी होती है, मास बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होती है। यही तो बात समझानी है कि जिन क्वांटिटी में मास होता है ज्यादा और वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन वेलोसिटी की वही मोमेंटम की, इसीलिए कहते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लॉज ऑफ मोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है ये, बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार, उसकी कहानी का एक कलाकार है ये। मोमेंटम बहुत यूज होगा आगे।
इसी से तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा और इसी से तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो उसकी बात बाद में। तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या डीवी अपॉन dt। डीवी है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा चेंज का सिंबल है। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो ये सिंबल डेल्टा, डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल। और अगर क्वांटिटीज बड़ी छोटी स्मॉल है, इंस्टेंट है, तो ये हो गया डीवी अपॉन dt, ये इसका सिंबल है। इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे बहुत अभी नहीं, बाद में। ठीक है, एक्सेलरेशन। फिर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सबको याद आ गया होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स के बिना एक्सेलरेशन नहीं होता और एक्सेलरेशन के बिना फोर्स नहीं होता। यूं कहना चाहिए कि एक्सेलरेशन फोर्स की परछाई होती है, या मैं यूं कहूं अगर एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा। नेट फोर्स की बात हो रही है, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन फोर्स के साथ साथ उंगली पकड़ के चलता है परछाई की तरह। ठीक है, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे सजाया जाता है, ऊपर एक एरो लगा के पहचान हो जाती है वेक्टर क्वांटिटीज की। होपफुली कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको ले जा रहा हूं एक और कहानी की तरफ, और वो कहानी क्या है? एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। तो क्या न्यूमेरिकल्स कहानी होते हैं? हाँ, न्यूमेरिकल्स कहानी होते हैं। अरे हम तो बहुत डरते थे न्यूमेरिकल से सर। हाँ बेटा, ये आप इसको कहानी की तरह अगर नहीं लोगे, इन्वॉल्व होके फील लगा के नहीं समझोगे, तो न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बच्चे बहुत डरते हैं यार न्यूमेरिकल्स से। कुछ तो न्यूमेरिकल्स के चक्कर में बायोलॉजी ले लेते हैं, सारे नहीं। कुछ बच्चों को तो बायोलॉजी का अपना इंट्यूशन, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट होता है। हाँ, हमें बायोलॉजी ही लेनी है, डॉक्टर ही बनना है, सेवा करनी है देशवासियों की। अभी तो बड़ी ज़रूरत है भाई डॉक्टर्स की, बड़े कीमती हैं डॉक्टर्स, बायोलॉजी वालों। हेड्स ऑफ टू यू, काश सबके सब डॉक्टर बन जाओ, ज़रूरत है, सबकी गुंजाइश है, लेकिन मेहनत है। और उसके साथ साथ अगर कुछ बनना है तो दोबारा कहूँगा, मेहनत करोगे तो परसेप्शन आएगा, परसेप्शन आएगा तो परफेक्शन आएगा। और ये सब आता है फीलिंग से। तो फीलिंग कैसे आती है? चलो फीलिंग के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया कि एक कोई सज्जन है, वो अपने घर से चले टुवर्ड्स नॉर्थ, और डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ए से बी टुवर्ड्स नॉर्थ। ये मेरा स्केल रहा। क्या स्केल है भाई? ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, वाई एक्सेस हो गई। तो कितने चले? ए से बी की तरफ नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड चले। कितना किलोमीटर? सपोज 100 मीटर। फिर एक ये नॉर्थ, ठीक है, फिर यहां से राइट टर्न लिया, ये एरो लगा दिया, फिर राइट टर्न लिया। कितना लिया? राइट टर्न लिया 20 मीटर, राइट टर्न यानी टुवर्ड्स ईस्ट। फिर एक और राइट टर्न लिया। अब कहां चल रहे हैं भाई? क्या चाहते हैं? टुवर्ड्स साउथ। अब ये साउथ आए, कितना? ये साउथ आए, इसको मान लो यार ये कितना है, ये मैं ले लेता हूं, कितना ले लूं? 80 ले लो यार, चलो इसको 60 ले लो। 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर यहां से 20 मीटर का एक टर्न लिया इन्होंने। बी से सी आए, सी से डी 20 मीटर साउथवर्ड। एक किसी की जर्नी है, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले कहां थे? ए पर। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड कितना? डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये तो हो गया उनका डिस्टेंस। 100 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो? 180 मीटर उनका, उस सज्जन का डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? पहले कहां थे? ए पर थे, अब कहां पर है? डी पर है। तो ए को डी से ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। पहले कहां थे? ए पर, अब कहां है? डी। तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेक्टर ए डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? ये क्वेश्चन है। अरे यार, यहां तो प्रॉब्लम आ गई। पाइथागोरस कैसे लगाएं? एक तो मेथड ये है कि वो स्केल चूज करो, पर यहां भी, लेकिन ये स्केल चूज करना तो बड़ा डिफिकल्ट है यार।
यहां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो एक डॉटेड लाइन से यहां परपेंडिकुलर डालो, इस परपेंडिकुलर का नाम रख दो डी, ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। अब आप मुझे बताते जाओगे यार ये ए बी कितना हो गया, इस डायग्राम में मैं यहां लिख रहा हूं ए बी बच्चों कितना हो गया, 100 में से आपने 20 लेस किया, ये 20 तो ये भी 20, ये डिस्टेंस 20, तो बी ई बी को परपेंडिकुलर डाला, ये भी 20 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, यस आपने सही बोला, ये डिस्टेंस बचा 80 मीटर, है ना। तो मैंने लिख दिया ए ई, लिख दिया ए ई, ए ई कितना हो गया, ए ई हो गया 80 मीटर। अच्छा अब ईडी कितना है, दिख रहा है यार ईडी कितना है, ईडी तो है 60 मीटर, 60 मीटर। ओहो अब तो आप बोलोगे सर अब तो बड़ा आसान हो गया, पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस लगाओ यहां पर। पाइथागोरस तो हमारे बड़े काम का है भाई, पाइथागोरस महोदय बड़े काम में आने वाले, ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये थ्योरम हर जगह लगेगी, बार बार लगेगी, सब जानते ही हैं। तो ओके ए डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए डी इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो ए डी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, छोड़ो इसको भी, डायरेक्शन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कितना 6400, ये कितना 3600, फटाफट कैलकुलेट करो यार, ये कितना हो गया 64 प्लस 3600 इंटू 100, ठीक है ना, 10,000 हो गया, ये 10,000 का स्क्वायर रूट, फटाफट बोलो बच्चों कितना, 100 मीटर इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी लगाई जाती है, यस। तो 100 मीटर एट एन एंगल थीटा विथ द, ये एंगल थीटा किसके साथ बना हुआ है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ के साथ, एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना, विथ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, और 100 मीटर एट एंगल थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये इस तरह इन सज्जन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई बच्चों फील डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलो अब आज के लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ रहे हैं, और यहां से आपको और फील आएगी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगले टर्म में टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और उनको ऐड कैसे करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और, ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, आप नोट कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं आपके लिए, इससे आपको फील आएगी कि डिस्टेंस यानी स्केलर और वेक्टर यानी इस डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ जाएगा अभी। चलो मान लिया हमने ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई सज्जन ऐसे स्टार्ट करते हैं, बी तक आते हैं, बी तक जाते हैं ये हाफ क्वार्टर रिवॉल्यूशन पूरा करके, सी पर आते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, यहां से डी पर आते हैं 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया, और दोबारा ए पर आ गए। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस सेंटर है इसका O और रेडियस है इसका R। तो इन हाफ रिवॉल्यूशन में इन सज्जन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, इन हाफ रिवॉल्यूशन, इन हाफ, आधे चक्कर में A to C, A B, A वाया B वाया C, A B C हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना। तो ये पूरे पाथ का डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ये आधा सरकमफ्रेंस ही है, आधा पेरीमीटर ही है, यानी लेंथ ऑफ पाथ, तो ये हो जाएगा πr, r इज द रेडियस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर डी, कहां थे पहले ए पर, अब कहां पर है सी, राइट फ्रॉम ए टू सी, ये इनका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए सी, ए से सीधे सी की तरफ, यानी ये होगा 2r, इसकी डायरेक्शन ए टू सी
2r डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस हुआ 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ a0। तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये वेक्टर हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। ये इसको हम आगे नल वेक्टर से समझेंगे, जीरो वेक्टर से समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है जीरो वेक्टर की। तो अभी आपको पहले बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी होती है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब इसको वाइंड अप करते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको डेफिनेटली वेक्टर्स की फील आई होगी, समझ में आया होगा वेक्टर क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन की। एक चीज और लो, मान लिया किसी सज्जन को ए से बी तक आना है, ठीक है ना, 3 लोग हैं, ए से बी तक आना है। एक व्यक्ति आता है इस पाथ से, दूसरा व्यक्ति आता है इस पाथ से, पाथ नंबर 2, और थर्ड जाता है इस पाथ से, राइट फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट रूट से, ये पाथ नंबर 3। तो पाथ नंबर 1 हुआ लेंथ ऑफ पाथ, ये डिस्टेंस है। पाथ नंबर 2 हुआ, ये भी लेंथ ऑफ पाथ, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बट रूट नंबर 3 राइट फ्रॉम ए पर्टिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय शॉर्टेस्ट रूट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये हुए डिस्टेंसेस d और d, ये डिस्टेंस d1 डिस्टेंस d2, बट ये डिस्प्लेसमेंट विथ वेक्टर साइन। तो माय यंग फ्रेंड्स, आज मैंने आपको फील कराने की कोशिश की और आपको डेफिनेटली फील आई भी होगी। कुछ कहानियों से हमने समझा कि डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। बिना डायरेक्शन के कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको समझना इतना आसान नहीं होता, बल्कि उनको समझा ही नहीं जा सकता बिना डायरेक्शन के। कुछ क्वांटिटीज को बिना डायरेक्शन के समझा ही नहीं जा सकता, डायरेक्शन का उनके साथ एसोसिएटेड होना बड़ा जरूरी होता है। तो ये क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती हैं। अब क्या कंडीशन है किसी वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर होने की? क्या सभी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होती है सभी वेक्टर होती हैं? जरूरी नहीं है। और आप बोलेंगे कहानी में नया ट्विस्ट। हाँ, कहानी में नया ट्विस्ट। ये कहानी में नया ट्विस्ट अगले टर्म में आपको समझाया जाएगा कि सारी क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज के होने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों को मानना जरूरी होता है। नहीं तो वो अगर नियम को, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। एक जेंटलमैन, भारत का नागरिक अगर संविधान को मानता है तो वो संवैधानिक रूप से एक नागरिक कहलाता है। जो मेरे देश के संविधान को नहीं मानता उसको मेरे देश का नागरिक कहलाने का कोई हक नहीं। तो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सफर को, और अगले टर्म में अपन शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना, पूरी वेक्टर्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगले टर्म में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।